सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। फौज ने 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मजीद 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स उन 15 अफसरान में शामिल हैं जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा रिटायर्ड फौजी अफसरान के रिश्तेदार भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। और 9 मई तारीख का एक स्याह दिन था जब चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद शरपसंदों ने मुल्क भर में हंगामे किए, फौजी तंसीबात, सरकारी इमलाक और शोहदा की यादगार को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि 102 शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालत में चलाया जा रहा है और इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। फौजी अदालतों के मामले से जुड़ी एक अहम पेशरफ्त आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, जहां सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। हुकूमती एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह के अलग होने के बाद 6 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस ने मौके पर कहा कि 21वीं तरमीम के तहत आर्मी एक्ट उन पर नाफिज होता है जो फौज के खिलाफ हथियार उठाते हैं। ताहम उन्होंने तवक्को की है कि समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा और साथ ही 102 गिरफ्तार अफराद की जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो भी तलब की गई हैं। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद हमें माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, तर्जुमान पाक फौज ने ये कहा है कि जिन्होंने फौज के खिलाफ जहन साजी की वही मास्टरमाइंड है और वो रोजे रोशन की तरह सामने भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि फौज में खुद एहतसाबी का जो मुकम्मल किए जाने के बाद ये जो अगला कदम है वो क्या होने जा रहा है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR की, मेरे ख्याल में वक्त के हालात से बहुत इंतहाई ज़रूरी थी, बिकॉज मिसपरसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस इतनी फैला दी गई थी कि एक वाज़ेह तौर पे तमाम ऐसे जो बयानिए थे जो जड़ें पकड़ चुके थे अवाम के अंदर, उनको एड्रेस करना ज़रूरी था। जहाँ तक आपने अपने बयानी में शुरू में कहा कि जो 9 मई के ज़िम्मेदार अफसरान थे उनके खिलाफ तादीबी करी, ज़िम्मेदार लफ्ज़ ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। ये वो लोग हैं, वो ऑफिसर्स हैं जिनसे कोताही हुई कि वो जब रिस्ट्रेंट का मामला जहाँ पहुँचा, जहाँ पे कि मॉब पहुँच गया ऐसी तनसीबात के ऊपर और जना हाउस में जलाओ गिराव शुरू हुआ, ये वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? वहां जब पहुंच गए तो फिर तुमने रिस्ट्रेंट करना ही करना। उससे पहले जो लाइंस ऑफ डिफेंस थी लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के जो ट्रुप्स थे और उनके ऊपर एक फौजी अफसर तैनात होते हैं, वो कैसे उनसे नेगोशिएट ना कर पाए मॉब से, उनको कैसे हवाई फायर करके उनको ना रोक सके या रुकावटें लगा के उनको ना रोक सके, कैसे उनको एक फ्री रन मिल गया कि वहां तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो कोई गैर दानिस्ता तौर पर उनसे कोताही हुई है, जिसकी वजह से ये सानिया 9 मई हुआ है। तो जिम्मेदार आप उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग थी, जो लाहौर में किसी भी इंपॉर्टेंट तंसीब को या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्रोल इस सेंस में कि जिम्मेदारी जिन पर आयद होती है, जी बिल्कुल, उनकी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के तहत तमाम कॉन्टीजेंसीज को बरकरार लाना चाहिए था, ताकि नौबत ही ना आती कि हम कहते कि रेस्ट्रेंट हमने उसको रिस्पांस दी, वो तो देना ही देना था। हम किसी के ऊपर गोली, तो जो मैं खुद फौज में रहा हूँ, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अपने ट्रुप्स के ऊपर गोली, अपने जवानों के जो है जो लोग हैं उनके ऊपर गोली चलाए, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए तादीबी कार्रवाई की गई और जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जितना बड़ा रैंक उतनी बड़ी उनके पास जिम्मेदारी आई हुई, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। नाउ आपका जो सवाल है कि क्या अभी जब हमने खुद एहतसाबी के तहत अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने उस तरह से बरवक्त एक्ट करना तो नहीं किया, तो नेक्स्ट एक्शन क्या है? तो नेक्स्ट एक्शन आपके कानून के मुताबिक है। अब फौज जो है वो अपने खुद तो कानून बना के लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो इसी तरह वो उनको पकड़ा गया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जानिब से, जिसमें पुलिस शामिल है। और उन्होंने जो देखा कि जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटर्स थे, जो जिनकी तादाद जो बताई गई है कि 102 के करीब, उनका केस रेफर किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अब ये भी मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कुछ ड्रैकोनियन किस्म की कोर्ट्स हैं, जहां पे जब बंदे को लाया जाता तो उसके ऊपर लाजमी उसको पनिश किया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी एक्यूज होता है, जिसके ऊपर जो मुल्जिम होता है, उसको हर किस्म के वकील हायर करने की इजाजत होती है, और अगर वो 2+2 4 होता है
और जल्द से जल्द उसके फैसले होते हैं। और जब अगर उसके फैसले से मुतमईन नहीं है तो वहीं अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट से भी मुतमईन नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से मुतमईन है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो लिहाजा ड्रैकोनियन नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है कि ऐसे अनासिर जो डायरेक्टली फौज में म्यूटनी क्रिएट करने में इन्वॉल्व हो या फौजी तनसीबात पर डायरेक्ट हमला करने में इन्वॉल्व हो या ऐसी इंफॉर्मेशन को फैलाएं जो उनके प्रीवियस किसी ओहदे की वजह से उनके पास और उसको लीक करें। तो इन 3 हालात के अंदर आप मिलिट्री कोर्ट्स लगाते हैं तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। ये सिर्फ स्पीडी कोर्ट्स हैं जो कि ऐसे अनासर के खिलाफ होंगी जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज किया है। तो बिल्कुल इत्मीनान रखें कि सिर्फ वही लोग इसमें उनका ट्रायल किया जाएगा जो सही मानों में इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊं, एक और सवाल कि ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान के रिश्तेदार हैं, क्या उनका मामला दीगर जो सिविलियन गिरफ्तार अफराद हैं उनकी तरह है या फौजी कवानीन के तहत उनके साथ कोई अलहदा से एहतसाबी अमल इख्तियार किया जा रहा है? इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जो किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं टोटली सिविलियन हूँ, इस वक्त मैं टोटल सिविलियन हूँ। मेरा कोई भी अगर मेरा कोई मुझसे कोई जुर्म अगर खुदा न खास्ता होता है तो मुझे सिविल कोर्ट में मुझे प्रोड्यूस किया जाएगा और वहीं पे जाके मेरा ट्रायल होगा। अभी ये लोग जो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उनसे ये तवक्को भी नहीं थी और सिविलियन के तहत इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा है और उन्होंने इनका केस रेफर किया मिलिट्री कोर्ट से। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा है इनके साथ। ये भी एज ए सिविलियन के टोटल के अंदर ये मिलिट्री कोर्ट्स में अगर इनका केस भेजा गया तो मैं किया जाएगा। ठीक है, अब आपकी इजाज़त से मैं आरिफ चौधरी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, तो आरिफ साहब आज फिर ये जो बेंच टूट गया है, चीफ जस्टिस इस पर बरहम भी हुए कि जी हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ बनाना चाहती है। हुकूमत और अदलिया में जो बेंच की तश्कील को लेकर एक बार फिर हम मुहाज़राई की कैफियत देख रहे हैं, क्या होगा आगे जाके, क्या देखते हैं आप? देखें, सूरत हाल इस तरह की है कि हुकूमत ने पहले दिन से ये तय किया हुआ है कि जो वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो आइन के बरक्स है सारे का सारा, इसलिए उन्हें अदलिया के साथ इस तरह महाजराई बड़े उनके बारे में है, उन्हें बहुत सूट करती है क्योंकि और जिस तरह की डिवीजन उन्हें मिल गई है अदलिया में, ये बहुत बड़ी गनीमत है। और अदलिया के मेंबरान ये बिल्कुल समझने से कासिर हो चुके हैं कि इसका अल्टीमेट नुकसान क्या किसे होगा। इसका अल्टीमेट नुकसान सारे इदारे को होगा और सारे इदारे का नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा कि जिस मुल्क में अदलिया ना रहे, जिस मुल्क में आज़ाद अदलिया का तस्वर ख़त्म हो जाए, उस मुल्क की अपनी आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने पहले दिन से जितने फैसले थे अदलिया के वो नहीं माने और बल्कि अब उस पर इतरा रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी सुना नहीं था और ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि अदालतें फैसले करें और वो वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और पार्लियामेंट भी जो नामुकम्मल है, वहाँ बैठ के करारदादें पास करें, उनके खिलाफ गुफ्तगू करें और हर्जा सराई करें और अदलिया को इतना बेबस कर दिया जाए कि उनके दरवाजे के ऊपर आके उन्हें कहा जाए कि हम आपके घरों के अंदर घुसकर आपको मारेंगे और अदलिया को गालियां दी जाए और अदलिया बात ना कर सके, किसी को बुला ना सके तो इन्हें अदालत में। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि 14 मई के फैसले की तरह ये, अब बल्कि उन्होंने कह दिया, ये तो मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद मुझे जस्टिस मरकंडे का लफ्ज ज्यादा बेहतर लगते हैं जो उन्होंने कहा है कि भी अदालतों को बंद कर देना चाहिए था हुकूमत के इस बयान के बाद कि जब उन्होंने कहा जी केस का असर भी वही होगा जो पहले 14 मई के फैसले का हुआ था, तो गोया उन्होंने ऐलान बगावत किया हुकूमत ने कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पहले दिन उन्होंने कहा उसी जज साहब ने कि भी किसी को एतराज है, मेरा ये रिश्तेदार है, उस वक्त इन्होंने कहा जी नहीं। कभी ऐसा अदालतों में हुआ है कि एक दिन आप एतराज खत्म करते हैं और अगले दिन दोबारा उठाते हैं? वो उठाया ही सिर्फ इसलिए गया कि ये टाइम बहुत क्रूशल है, एक दिन रहता है वर्किंग डेज, इसको इससे पार करे। कल भी मुझे लगता है कि शायद यानी कोई और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो कि जिससे इल्तवा हो और मकसद उनका ये है कि ये फैसला ना हो सके और उसमें कार्रवाई शुरू हो जाए यहाँ आर्मी एक्ट के तहत और आर्मी कोर्ट्स जो है मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू कर दे काम। जहां तक फरमा रहे थे मेरे दोस्त के ब्रिगेडियर साहब के जी इस मामले में ये ध्यान में रखना चाहिए कि जी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बात ये नहीं है। बात सीधी है कि पाकिस्तान की आर्मी को इस तरह के कामों में इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो पाकिस्तान की मुहाफिज है और सब लोग उसकी इज्जत करते हैं।
अदालतें मुतनाज़ा होती हैं इस वजह से कि वो फैसले करती हैं और फैसले सियासत। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मुझे मैं जरा जुल्करनैन हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है बोल के उनकी चाहती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जुल्करनैन मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने आज अदालती जो कार्रवाई देखी है तो क्या लगता है कि कोई नतीजा जल्द निकलता दिखाई दे रहा है या मामला मजीद आगे जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए डॉक्टर साहब, आज तवक्को तो ठीक है, तमाम दरख्वास्त गुजारान के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और कुछ ना कुछ अटॉर्नी जनरल की आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे एटलीस्ट, ताकि जो लास्ट वर्किंग डे उसके ऊपर मामला कंक्लूजन की तरफ जाता नजर आए। लेकिन सलमान अकरम राजा के दलाइल जो हैं वो आज काफी तवील हो गए। उज़ैर भंडारी जो चेयरमैन PTI के वकील हैं, उनको भी अदालत ने कहा था हम आपके रिटर्न जो सिनॉप्सिस आपने दिया है सिर्फ उस तक ही इन्हिसार करेंगे, लेकिन 1 घंटा उन्होंने भी मांग लिया। अब कल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक तकरीबन उज़ैर भंडारी अपने दलाइल देंगे चेयरमैन PTI की जानिब से। उसके बाद फिर मामला आगे जाएगा, फिर जो हुकूमती साइड है उनके आर्गूमेंट्स का आगाज होगा। अब वो कितना टाइम लेते हैं अदालत से, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वक्त लें और ड्रैग करें प्रोसीडिंग को, ताकि ईद से पहले कम से कम शॉर्ट ऑर्डर की तरफ या प्रोसीडिंग कंप्लीट होने की तरफ एटलीस्ट मामला ना जा सके या ऑर्डर रिजर्व हो सके। कोशिश तो हुकूमत वाली साइड की यही होगी और एन मुमकिन है कि कल एक नया सरप्राइज भी कोई आ जाए, कल मजीद बेंच के ऊपर एतराज कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से। ये सारी चीजें अब आगे कल आके क्लियर होंगी। अब तक जो इम्कानात हैं वो यही है। अच्छा जुल्करनैन, आपने सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र किया तो उन्होंने आज एक नुक्ता उठाया था सलमान अकरम राजा ने कि आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी अदालतें उनमें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ट्रायल होता है और ये जो मामला है सिविलियन के साथ नहीं है, जबकि जो 21वीं तरमीम है उसके तहत फौज पर हथियार उठाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के नफाज का जिक्र मौजूद है। तो ये दोनों बातें क्या आपस में मुतसादिम है? नहीं, मुतसादिम इसलिए नहीं है कि 21वीं तरमीम टाइम बाउंड थी। वो 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम की गई थी क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रबे अज़ब जैसा ऑपरेशन चला था और मुल्क में हालत जंग डिक्लेयर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से। इसलिए उन्होंने कहा था कि 2 साल के लिए वो टाइम बाउंड थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी। फिर मजीद क्योंकि उसको आईनी तरमीम करके 21वीं तरमीम करके आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि 2 साल फिर उसमें मजीद एक्सटेंशन दी गई, जिसके बाद वो फौजी अदालतें अपना वजूद खत्म कर बैठी थी। ये उनका बेसिक नुक्ता था कि उस वक्त आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे के फौजी अदालतें कायम की गई थी। वो भी उन अफराद पर लागू होनी थी जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं और फौज के ऊपर हमले करते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जिस तरह के ये 9 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनमें से एक की वो नुमाइंदगी भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन लोगों के ऊपर किसी भी सूरत में जो फौजी अदालतों का ट्रायल है वो आर्मी एक्ट है उसका इतलाक नहीं होता। ये उनका बुनियादी नुक्ता था। ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब मैं कहना चाहूँगी, तो आप क्या समझते हैं ब्रिगेडियर साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसे किरदारों के मुकदमात चलाकर मिसाल बनाई जा सकती है, एग्जाम्पल सेट की जा सकती है ताकि मुस्तकबिल में आगे जाके जो ऐसी सोच रखने वाले हैं उनकी हौसला शिकनी हो सके? देखिए, मैं आरिफ चौधरी साहब के पॉइंट को मैं थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आरिफ साहब ने कहा कि फौज जो एक कौमी फौज है उसके अंदर ऐसे अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करना से शायद रिप्यूट के ऊपर फर्क पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि उनकी एक अच्छी सोच है। यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखें तो DGSPR ने कोई इस बात पे जोर नहीं दिया है कि हमने लाजमी ऐसे लोगों का जो ट्रायल वो फौजी कोर्ट्स के अंदर करना, बिल्कुल भी असर नहीं है। हाँ, उन्हें ये जरूर जोर दिया है कि जो आर्मी की स्टेक होल्डर है, जो नेशनल सिक्योरिटी की अलंबरदार है, तो उसके अगर उसके इंस्टीट्यूशन के ऊपर या उसकी तनसीबात के ऊपर अगर हमले हुए हैं तो उनको करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। और अगर स्पीडी कोर्ट के अंदर जाएंगे जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए भी वो तैयार है। अगर आप देखें हालिया पिछले कुछ दिनों के अंदर आपके जो पार्लियामेंट है और सेनेट है ने उस बात को अप्रूव किया और एक लॉ बनाया, एक रेजोल्यूशन पास की है कि ऐसे अनासर को आप फौजी कोर्ट में लेकर जाएं। तो इसके ऊपर भी कोई वाज़ेह पोजीशन आज DGSPR ने नहीं ली, क्योंकि एक लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशन है एक फर्द होने के नाते, चूंकि ये कोर्ट में केस है, तो जो भी वहां से फैसला आएगा, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट में इजाजत मिलती है तो ट्रायल बिल्कुल होंगे, स्पीडी होंगे, ताकि ऐसे लोगों के अफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके और ऐसे तमाम अनासिर जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या पाकिस्तान की शौहरत को डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे डैमेज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाना चाहिए। तो लिहाजा अगर वो कोर्ट मना करेगी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, इससे ये कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट्स बनाना मुनासिब नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारा जो जुडिशल सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जुडिशल सिस्टम है, जजेस हैं वो अपने
जो सवाबदीद के मुताबिक फैसले करेंगे जो कि फौज को कबूल होंगे। हम कोई अलग से इदारा, कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो है नहीं कि वहाँ से मिलिट्री कोर्ट से खिलाफ कोई फैसला है तो हमने कहना इसके बावजूद हमने बनाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दुख जरूर है, ये गम जरूर है, ये एक गुस्सा भी है कि ऐसा क्यों किया गया फौज के खिलाफ। और फौज को भी छोड़ें आप, ये आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है। आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, कोई भी यहाँ नहीं चाह रहा। अभी आपने मतलब मैं किन अल्फाज में इनको मैं बयान करूं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी पॉइंट आ गया, आपकी इजाजत से ठीक है जी। आरिफ चौधरी साहब, क्या ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें अपील का दायरा वसी करने की गुंजाइश मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई तब्दीली की मजाज है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाकई मुझे ब्रिगेड साहब की बात अच्छी लगी कि ये बहुत साहिब बात है कि अदालतें जो हैं उनके अहकामात को हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तस्लीम करेगी और उसे करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेने वाली एक ऐसी सियासी कुव्वत जो मैदान में मुकाबला नहीं कर सकती अपने दुश्मनों का, वो बिल्कुल उसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि उसके बयानात क्या हैं और उन्होंने इस मामले में किरदार क्या अदा किया है। मुझे तो यहाँ तक पता है कि एक रिपोर्ट भी बाकायदा सबमिट हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो इनके ज़ैली इदारे हैं IB वगैरह वो शामिल थे, पुलिस खुद शामिल थी इस सारे मामलात में। वहाँ पहुँचे और लोगों को पहुँचाया भी गया और वहाँ जाके उन्हें फैसिलिटेट किया गया और उन्हें इंसाइट भी किया गया। हमले करने वाले लोग वहाँ शक्लें उनकी नज़र आ रही हैं, वो नज़र आ रहे हैं कि वो कौन लोग थे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये तयन कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक कुव्वत ने जो सियासी तौर पर, अब जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ सियासी तौर पर ये तो नहीं चाहती कि फलां बरसर इक़्तिदार आए या फलां बरसर इक़्तिदार ना आए, लेकिन एक तबका जो इस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल कर रहा है वो बाकायदा अपना यानी सियासी वजूद कायम करने के लिए और अब मुखालिफ के सियासी वजूद को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक तुला हुआ है कि उनका वज़ीर दाखिला ये कहता है कि जी 1000 शख्स को अगर कत्ल कर दिया जाए, गोली मार दी जाए या 1000 शख्स को फांसी दे दिया जाए तो उससे सारे मसाइल हल होते हैं। और उससे पहले ये कह चुका है कि या हम हैं या आप हैं। इस तरह की सोच ने ना कहीं रोल प्ले किया हो, इस वजह से कि जो वहाँ गिरफ्तारी का मामला था, आप किसी को इमरान खान को या जिसका आप सॉरी आप नाम नहीं लेते, उसको तो नहीं पता था कि उसके साथियों को कि वहाँ जाके गिरफ्तारी इस अंदाज में होनी है। ये मुहर्रिकात को देखना चले जी, वक्त की कमी है। ठीक है जी, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करने। ब्रिगेड साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाज़िन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी शैला रज़ा साहिबा, मुजम्मिल शाह और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुबई से अब्दुल रहमान। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी नौकरी या सियाहत के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान अहम फैसलों के लिए दुबई यात्रा करते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों भी हो रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपको पता है दुबई में है, और मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की 1-to-1 मुलाकात भी हो चुकी है और बाकायदा मुज़ाकरात रात के खाने पर होंगे। ये मुलाकात अभी इस वक्त जारी है। मरियम और बिलावल भी मुलाकात का हिस्सा बनेंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब भी सालिसी के लिए लंदन से दुबई पहुंच गए हैं। अच्छा, वैसे तो नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा जो फोकस है वो वापसी के रोड मैप पर है, कानूनी पेचीदगियां हल करने पर है, लेकिन जरदारी साहब के साथ मिलकर इलेक्शन का जो जोड़ तोड़ है वो भी कम अहमियत का हामिल नहीं है। ज़राए क्या बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब और दीगर सूबों में सीटें मांग ली हैं और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि गिलानी, परवेज़ अशरफ, कायरा साहब, नदीम अफजल चंद समेत जो दीगर चंद और लीडर हैं उनके हलकों में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। फिर जो निगरां वज़ीर आज़म के नाम और इलेक्शन की तारीख है उस पर भी मुशावरत होनी है। तो तवक्कुआत कितनी हैं, क्या सारी पूरी हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन तजियाकार मुजम्मिल
मुजम्मिल शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दुबई से हमारे जो नुमाइंदे अब्दुल रहमान रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले अब्दुल रहमान आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप चूंकि दुबई में मौजूद हैं तो जरा बताइएगा, मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात जारी है, और सुनने में जो आया है कि अब्दुल रहमान की पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने कुछ मुतालिबात रखे हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट शामिल है और निगरान सेटअप के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस टाइम पे दुबई में तकरीबन 9:40 हो गए। 9 बजे का मुलाकात का टाइम था। अभी आसिफ जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ के रिहायशगाह पे, जो बेसिकली इसहाकडार साहब की रिहायशगाह है, मेज़बान आज मियां साहब हैं, तो वहाँ पे इस टाइम पे पहुँच चुके हैं। खाने के बाद वहाँ पे मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। आज उनकी एक पहले मुलाकात हो चुकी है। जो हमें यहाँ से मालूमात मिली उसके मुताबिक 20 से 25 सीटों पे एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अहम जो रहनुमा हैं जिनके भी आपने नाम पढ़े वो भी शामिल हैं। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के किसको लाया जाए उसके उनके लिए बातचीत की जा रही है। इसके अलावा आज जो है ना, दोनों खानदान मतलब आसिफ जरदारी साहब की फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, उनके बच्चे भी हैं, मियाँ साहब की भी हैं, तो ये मुकम्मल एक दोनों खानदान मिल बैठ के तो अगला लायामत जो है वो तय करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब आपके वक्त के लिए। और मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बोल न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुबई से बता रहे थे कि 20 से 25 सीट्स पर एडजस्टमेंट के हवाले से बात हुई है। तो अब तक क्या फ़ैसला हो गया है कि पंजाब और दीगर सूबों में जो पीपल्स पार्टी है मुस्लिम लीग नून के साथ वाकई इतनी बड़ी तादाद में जो सीटें हैं 25 सीटों पर एडजस्टमेंट कर रही है? अब देखिए कि आपके तो नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं और मैं हूँ कराची में जी, और मेरा ये ख्याल है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी अब तक पीपल्स पार्टी ने, जब वो लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही, बहुत सी जो बातें ठीक है दुबई में जाके हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को पहले से भी बड़ा कुछ पता होता है, कराची में भी पता ही होगा। नहीं, मैं तो यकीन करें मैं अपनी पार्टी को जितना समझती हूँ उसके हिसाब में ही बात कर रही होती हूँ। देखिए, जब पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन थे, उस वक्त भी पार्टी एक दूसरे के सामने लड़ी थी, और अभी कश्मीर में भी बाग के अंदर एक दूसरे के सामने लड़े। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले कोई सीट एडजस्टमेंट होगा। जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त ज़रूर ये एक बात हुई थी कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे सेकंड नंबर पे उस पार्टी को दिया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं रहा और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। और अब जो है मैं कह नहीं सकती कि ये तो बहुत मुख्तलिफ सी बात है कि शायद सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ऐसा मेरे ख्याल में कुछ और बड़ी बातें होंगी। अच्छा, और जो बड़ी बातें उनमें से सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके मुताबिक? बस ये कि जो इलेक्शन है उसको स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका यकीन हो, और किस तरह से जो एक बात की जा रही है इकॉनमी पे, उसको चार्टर ऑफ इकॉनमी अगर कंसिड्रेशन में आए तो किस तरह से होना चाहिए, और किस तरह से फ्यूचर को जो है उसमें इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम बातें ये हैं। इलेक्शन को तो यही है कि ट्रांसपेरेंट हो और तमाम लोगों के लिए उसका रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो, जो भी हुकूमत बनाए। आप बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराई, तो मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी कोई राज है। नहीं, मैं मुस्कुराती रहती हूँ, आदत है मेरी। ठीक है, चलें, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी आदत। चलें, आपकी इजाज़त से मैं मुजम्मिल शाह की तरफ भी जाती हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ शैला साहिबा। तो मुजम्मिल, ये जो सारी जो सियासी हलचल है इसका दारोमदार हम कह सकते हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने से है, और आपको क्या लगता है वो क्या ऐसी अलामतें हैं जिनसे जो इलेक्शन है वो वाकई इस साल हो जाएंगे? देखें, एजेंडा जो है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब हमने सुना है कि ओन चौधरी साहब भी जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का कोई खास पैगाम लेकर। अब वो खास पैगाम क्या है ये भी रिवील नहीं किया। इसके अलावा वक्त से पहले
सॉल्व करने की बात भी एजेंडा पॉइंट्स में शामिल है, क्योंकि अगर वैसा होता है तो कैंपेन के लिए टाइम मजीद बाय कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में जो रोड ब्लॉक्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस पर भी जो पेशरफ्त है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप बात बता रही जिसमें नदीम अफजल चंद साहब का नाम है, राजा परवेज अशरफ साहब का नाम है, इसके अलावा गिलानी खानदान जो मुल्तान का है उसका नाम है, और कमर तो इस सब साहब का नाम जी जो कि पंजाब के अहम सियासी रहनुमा हैं, वहाँ पर वो चाहते हैं कि नून लीग का उम्मीदवार उन हलकों में खड़ा ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर हमने एक जॉइंट डिफेंस का तरीकाकार इख्तियार करना है तो पीटीआई को काउंटर करना चाहिए। एटलीस्ट हमें एक और पोल नहीं चाहिए, वो 2 पोल्स बहुत होंगे कि एक पीडीएम का उम्मीदवार आ जाए और पीपल्स पार्टी का वो हो प्रेफरेबली। तो इसीलिए लगता यही है कि ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है इसमें 3-4 किस्म की डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। एक इलेक्शन के बारे में, एक मियाँ साहब का पर्सनल पॉलिटिकल करियर उस बारे में आ सकती है। तीसरा जो है वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, क्योंकि दोनों पार्टीज वहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ने निगोशिएट करना है कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या रोल होगा। वो भी आपको शायद डिसाइड होता हुआ यहाँ से दिखाई दे दे। लेकिन इसका ये मतलब एक और हर बात मानी जा रही है कि जो नून लीग का उनको मान लेना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि फेस गवर्नमेंट का नून लीग ही है। पीपल्स पार्टी इज नॉट द फेस ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। ठीक है। अच्छा, पहले शैला साहिबा, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं सियासत के पार्टियां, वो बज़ाहिर ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, लेकिन और जो पीटीआई के हालात हैं वो आपके सामने हैं। अब ये जो नई पार्टियां भी वजूद में आ रही हैं, फिर मुस्लिम लीग काफ़ी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, और ये नई पार्टियाँ जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो ज़ाहिरी बात है हर कोई कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा। अब ये फिर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है, यानी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई कि अब कॉम्पिटिशन आगे बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, मैं समझती हूँ कि बाकी पार्टीज़ जो हैं वो अभी मुस्तहकम होने में वक्त लेंगी। इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर आगे इलेक्शन होते हैं, इस्तेकाम पार्टी हो, वो अभी इतनी मुस्तहकम नहीं हुई है अभी कि वो, ठीक है, मतलब अभी उनको अपना मैनिफेस्टो लिखना है, बहुत कुछ होना है, बहुत लोग अभी उसमें आनियाँ और जानियाँ हो रही हैं, तो अभी वो खुद मुस्तहकम नहीं हुई है। तो मैं नहीं समझती कि लोग समझ लेंगे कि इनके ज़रिए इस्तेकाम आएगा। तो शहर साहब, इलेक्शन में तो वक्त कम है, बहरहाल जब भी होंगे इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर इसका मतलब है कि ये मुस्तहकम क्या अगले इंतखाबात के लिए होंगे? अगर कुछ इलेक्टेबल्स ये समझते हैं, हाँ, अभी इलेक्टेबल्स ये समझते हैं और होता भी है कि बरादरी ख़ास तौर पर पंजाब में उनको दे देगी जो भी बरादरी का मजबूत बंदा जिसके साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि तहरीक इस्तेकाम पे अभी टाइम है उसको ज़रा, जो मेरा अपना पॉलिटिकल एक एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने में अभी टाइम चाहिए। ये अलग बात है कि किसको टफ कंपटीशन समझ रही है। अब भी लोग देखिए, हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग से ही होगा। अब आज बड़े क्या डिसाइड करते हैं ये एक अलग बात, और उन्हीं के साथ 25 सीट्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। वर्कर की हैसियत से मैं इसको ये देखती हूँ। अब मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये तो मुझे आपकी बातों से पता चला है, मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरे नॉलेज में तो आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, चलिए मुज़म्मिल, शैला साहब ने बड़ा स्मार्टली कहा कि मुझे आपसे पता चला है, आपके नुमाइंदे से पता चला है, तो मुज़म्मिल आपको भी नुमाइंदे से पता चला। ये खबरें ऑलरेडी गर्दिश कर रही थी, और जिस तरह कि शैला साहबा ने फरमाया कि जी हमारे लिए टफ कंपटीशन, तो ज़ाहिर बात है नून लीग ये पीपल्स पार्टी के लिए, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ जाएंगे बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि अब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही, 25 सीटें मतलब बड़ी तादाद है, छोटी तादाद नहीं है कि 25 सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए। देखिए, अगर 25 सीटों पे एडजस्टमेंट होती है तो नून लीग तो अपने आप से ये सवाल करेगी कि आधी सीटें हमें पीटीआई से कुछ ना कुछ हारनी पड़ेंगी, जो कुछ जीतनी थी वो पीपल्स पार्टी से एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो हमें मिलेगा क्या? आप में जो सर्वाइवल है वो ऊपर बहुत बड़ा क्या पर उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब इज द फेवरेट, 40% को क्रॉस कर चुकी है, बिजली आ नहीं रही, आगे पता नहीं IMF का प्रोग्राम कहाँ से होगा, एड मिल नहीं रही आपको, तो इस सारी सूरत हाल को देख
वोटर जो है उसको मोबिलाइज करना इन द एब्सेंस ऑफ नवाज शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो देखते हुए अगर इस एडजस्टमेंट पे नून लीग अग्री करती है तो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा पंजाब में, बिकॉज जो कुछ सीट्स जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका वो भी छोड़नी पड़ सकती हैं। और जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान की आप बात कर रही थी, तो हमने ये खबरें भी सुनी है कि पीपल्स पार्टी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने के ही कोई हक में नहीं थी। उसकी वजह यह है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस था कि जो लोग पीटीआई में गए थे हमारी जमात छोड़ के, उनको हमारी जमात में वापस आना चाहिए था। तो दे शुड नॉट हैव मेड अनदर पार्टी, जो उन्होंने बना ली। तो ऑब्वियसली इस्तेहकाम पाकिस्तान का मूड भी नून लीग लेकिन कुछ के लिए दरवाजे बंद करने का भी कह दिया गया था। मुजम्मिल, आपको याद होगा कि कुछ के लिए कौन थे हमारे प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा थे को पीपल्स पार्टी के, शायद मैं भूल गई हूँ किसने बात की थी, लेकिन ये कहा गया था ऑन रिकॉर्ड, ये बाकी प्रोग्राम में डिस्कशन हुई है कि जी कुछ लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। और मैंने भी सवाल उठाया था कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी मेच्योर पार्टी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेच्योर पार्टी है, मतलब बहुत सोच समझ के बात करते हैं। तो अगर इन्होंने भी दरवाजे बंद कर दिए तो मतलब या इसका मतलब कुछ लोगों से इतने नालां हैं आप लोग भी कि आपने कुछ लोगों पर दरवाजे बंद कर दिए कि हमारी पार्टी में इनकी वापसी नहीं हो सकती। ये मुझसे सवाल करूं? नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था, मुझे याद आ गया हमारे प्रोग्राम में। जी 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 शैला साहिबा, नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुजम्मिल कह रहे हैं कि आप लोग इस पार्टी के हक में नहीं थे। जी 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 तो नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था, मुझे शायद क्लिप भी शेयर करना पड़े तो मैं कर दूंगी। देखिए किसी पार्टी के बनने न बनने के हक में हम लोग कौन थे ये आप बेहतर जानती हैं। देखिए अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पार्टी के बनने ना बनने को तो हम नहीं रोक सकते ना। हम हाँ हैरानी जरूर थी कि कैसे लोग कहाँ कर सकते हैं जो कह रहे थे कि हमने ब्रेक ले लिया, हमने जो है वो पार्टी छोड़ दी, वो आके बैठ गए फिर चले गए। तो इस पे हैरानी और तशवीश ज़रूर थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हम समझते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ये तो पार्टी का राइट होता है, पार्टी हेड का, यानी जिन्होंने कहा था हमने ब्रेक ले ली, की एक सेंटीमेंट होती है कि इनको ले। नहीं काफ़ी लोग हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा लेकिन फिर वो वापस आए। नदीम भी हैं उसमें, बहुत लोग हैं इस तरह के। और बल्कि ये अगर कहूँ कि बहुत सारी पार्टी में मैच्योर पर्सनालिटीज़ भी वही हैं जो हमारे यहाँ से गई, तो ये भी गलत नहीं होगा। अच्छा शैला साहब, अगर इलेक्शन होते तो सारी जो प्रेडिक्शंस हैं, सारी जो पेश गोइयाँ हैं मौजूदा हालात को देखते हुए वो मखलूत हुकूमत के हक में जा रही हैं, तो अगर मखलूत हुकूमत आती है तो ये अगर हम देखें तो ये मसलहत को जन्म देगी, मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। बात ये है कि पाकिस्तान की कौम अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपने तौर पर परख के और अपने तौर पे डिसीजन एक बड़ी बुनियाद पे दे दे। जब से ज़ियाउल हक ने गैर जमाती की बुनियाद डाली थी उससे बरादरी सिस्टम परवान चढ़ा, फिर इसी तरह फ़िरक़े की बुनियाद पर भी सियासत शुरू हुई और ये सब। तो एक तो बरादरीज़म बहुत हुआ, दूसरी बात यह है कि फिर एक ऐसा वक्त आया कि हर सूबे में एक अलग पार्टी की बुनियाद कर दी गई। एक ऐसा भी वक्त आया कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है उसको डिस्टर्ब किया गया। और अब फिर एक को ये जब कहा गया कि हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए थे तो आरटीएस भी बिठाया, फिर भी उनकी जमात जो है वो मुख्तलिफ लोगों को बिठाने के बाद बनी और सारी सपोर्ट के बावजूद चल नहीं सकी। अब अवाम जो कि पहले ही इस तरह के फैसले करते थे, अब वो क्या फैसला करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन काश चलें देखा जाएगा अब अवाम क्या फैसला। शैला साहिबा, वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मुजम्मिल आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस।
मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।